Hello, this is Krishna Goswami, and today we are going to read about the Rajasthan history, and the topic is Maharana Kumbha. So, अगर हम महाराणा कुंभा के बारे में बात करते हैं तो महाराणा कुंभा जो है उनके कल्चरल अचीवमेंट्स और वार अचीवमेंट्स दो रूप में हम उनको पढ़ते हैं, क्योंकि वो एक महान योद्धा होने के साथ साथ में संस्कृति को भी काफ़ी अवेयर कर रखते थे। तो उनके दो तरीके के टॉपिक होते हैं, एक तो होता है उनका वार अचीवमेंट्स और दूसरा होता है उनके कल्चरल अचीवमेंट्स। पहले हम वार अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उनका थ्रोन हुआ, कोरोनेशन हुआ, और उसके बाद में उन्होंने कैसे इंटरनल इंसर्जेंसी को थ्रू आउट किया, यानी उससे लड़े और बाद में सप्रेस करके एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन के ऊपर अपना रूल इस्टेब्लिश किया। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि उनकी जो महाराणा मुगल थे उनकी डेथ के बाद उनका कोरोनेशन हुआ। उनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था। उनका टाइम पीरियड करीबन 1433 से लेकर 1468 तक रहा था। उनके ही अंकल जिनका नाम था महपा और दूसरा था मेरा, इन दोनों ने रेबल्स स्टार्ट कर दिया, यानी एक इंसर्जेंसी स्टार्ट कर दी उनके खिलाफ ही। और कुछ मेवाड़ के जो सामंत थे जिनको फीडल लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है, उनके साथ में मिलकर इन्होंने विद्रोह कर दिया कि हम महाराणा कुंभा को महाराणा नहीं मानते हैं। तो चाचा और मेरा, उस नाम से उनको जाना जाता है, जो रेबल्स के नाम से जाना जाता है, इन दोनों को सप्रेस कर दिया गया, यानी इनको भगा दिया गया। और ये दोनों चले गए थे मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के पास में। महमूद खिलजी जो था वो मालवा का सुल्तान था, और उसने 3 बार चित्तौड़ को कब्जाने की कोशिश की और तीनों बार उसको हरा दिया गया था। तो मालवा का जो सुल्तान था वो था महमूद खिलजी, जिसने 1437, 1443 एंड 1446 एडी के अंदर चित्तौड़ के ऊपर चढ़ाई की, यानी उसके ऊपर इन्वेजन किया, और तीनों बार वो हारा गया। अब हमारे पास में ये आता है सेकंड कि गुजरात के कुतुबुद्दीन जो भी आक्रमण करता है चित्तौड़ के ऊपर, क्योंकि नागौर को लेकर इशू हो गया था। एक्चुअली नागौर में फिरोज़ खान नाम का एक सुल्तान रहता था नागौर के अंदर, और उसका बेटा था शम्स खान और उसका चाचा था मुजाहिद खान। इन दोनों के बीच में टकराव हो जाता है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है थ्रोन को लेकर। शम्स खान की मदद करते महाराणा कुंभा और मुजाहिद को भगा देते हैं, इस शर्त के ऊपर कि वो नागौर फोर्ट को कभी भी रीस्टैब्लिश या रीस्टोर नहीं करेगा। लेकिन वो इन शर्तों को तोड़ देता है और वापस से नागौर फोर्ट का रिस्टोरेशन करना शुरू कर देता है। इस कारण से जो शम्स खान होता है वो वापस चल जाता है गुजरात के सुल्तान के पास में, अपनी बेटी की शादी करा देता है उससे, और गुजरात के सुल्तान को प्रोवोक करता है, उनको उकसाता है कि वो भी चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करे। और चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने के बाद में जो कुतुबुद्दीन था, यानी गुजरात का जो सुल्तान था, वो भी उसके ऊपर चित्तौड़ के ऊपर चढ़ाई कर देता है, इन्वेजन कर देता है करीबन 1456 में, लेकिन वो भी हारा जाता है। हमारे पर ये बार बार बात आती है कि क्यों सिर्फ चित्तौड़ के ऊपर ही आक्रमण होता है। मालवा पीछे भी तो आक्रमण कर सकता था, पीछे भी, जैसे विंध्याचल के पीछे गौड़ थे, बंगाल के अंदर नीचे जो काकतीय थे, गजपति शासक थे, यादव रूलर्स थे। इसी के साथ में गुजरात के अंदर देखते थे, गुजरात के अंदर भी बहुत सारे नीचे फ्यूडल लॉर्ड्स थे उसी के अंडर में, और यादव राज करते थे। तो उनके ऊपर आक्रमण नहीं करके हमेशा चित्तौड़ के ऊपर ही आक्रमण क्यों किया जाता था? तो बेसिकली चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने का ये कारण है कि चित्तौड़ जो है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इस्टेब्लिश था, यानी जो मेन रूट था। अगर आपको कन्नौज, दिल्ली और ऊपर नॉर्दर्न इंडिया जो है वहाँ तक अगर आपको जाना है तो आपको चित्तौड़ से होकर ही निकलना पड़ेगा। और साथ ही साथ में स्ट्रेटेजिक पॉइंट के हिसाब से बहुत ही कह सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि अरावली माउंटेन रेंजेस में आता था वो, और वहाँ पर लड़ाई करना और उसको कब्जाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। दूसरा ये भी था कि जितने भी ट्रेड रूट्स जो होके जाते थे, यानी आप व्यापारिक मार्ग जिसे हम कहते हैं, वो सारे चित्तौड़ से होकर निकलते थे। और गुजरात जो कि एक पोर्ट एरिया है जहाँ से सारे आयात और निर्यात होते हैं, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सारे होते हैं, क्योंकि वही एक उस टाइम में हुआ करता था, क्योंकि प्लेन्स वगैरह चलते नहीं थे और बड़ी बड़ी जहाज़ों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह सामान जाया करता था। यानी बिजनेस जो था, जो ट्रेडिंग सिस्टम था, वो शिप्स के ऊपर डिपेंडेंट था। और जो गुजरात था वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट स्टेट कह सकते हो आप उसको, वो था। और सारे जो रूट्स होते थे वो भी हमेशा चित्तौड़ से होकर निकलते थे, इसलिए कि सारे के सारे लोग जो है वो चित्तौड़ को अपने कब्जे में करना चाहते थे। यही कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी भी चित्तौड़ को कब्जाना चाहता था, यही कारण था कि अकबर भी चित्तौड़ को अपने कब्जे में लेना चाहता था। और ये लोग जो मालवा का सुल्तान और गुजरात का सुल्तान है, ये भी मालवा को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, पर इन लोगों ने कभी भी उसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाया, यानी इन तीनों की बहुत बुरी हार हुई थी हर युद्ध के अंदर। ये हम पढ़े थे
इनके वार अचीवमेंट्स के बारे में, यानी जो महाराणा कुंभा थे उनके वार अचीवमेंट्स के बारे में पढ़े। अच्छा, इन दोनों सुल्तानों को हराने के कारण महाराणा कुंभा का एक नाम भी पड़ा था, एक उनको टाइटल भी दिया गया था जिसका नाम था हिंदू सुरत्राण। हिंदू सुरत्राण यानी हिंदुओं का सुल्तान, जिन्होंने हिंदू धर्म की काफ़ी रक्षा के लिए योगदान दिया। अच्छा, वे काफ़ी अच्छे योद्धा होने के साथ साथ कल्चर को अवेयर कर रखने में, उसको पैटर्न करने में उनका काफ़ी हाथ था। इस कारण से उनको वीणा काफ़ी अच्छी बजानी आती थी, इसलिए उनका नाम पड़ा था वीणा वादीन प्रवीणीन। और साथ ही हम पढ़ते हैं कि अभिनव भारताचार्य, ये भी उनका नाम था। अच्छा, उनको लैंग्वेजेस भी बहुत सारी आती थी। एक तो राजस्थानी यानी जो ओल्ड डिंगल फॉर्म है वो उनका आती थी, उसी के साथ में कन्नड़ और मराठी की भी उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। उन्होंने बुक भी लिखी है जिसका नाम था कामराज रतिसार। जयदेव की जो गोविंद बुक है उसको भी उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है। तो उसी के साथ में हम ये पढ़ते हैं राणा रासो भी कहा जाता है उनको। राणा रासो यानी प्रोटेक्टर ऑफ स्कॉलर्स, यानी उनकी जो कोर्ट था उसके अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स को जगह दी जाती थी, पैट्रोनेज दिया जाता था, जिससे डेवलपमेंट हो, जिससे एजुकेशन का डेवलपमेंट हो। विजय स्तंभ के बारे में हम सब जानते हैं। उनकी जो आर्किटेक्चर की अगर फॉर्म देखनी है तो विजय स्तंभ के रूप में देखी जाती है। जब उन्होंने गुजरात के सुल्तान को और मालवा के सुल्तान की कंबाइंड आर्मी को हराया था, तब विजय स्तंभ की निर्माण करवाया गया था, जो एक 9 स्टोरी बिल्डिंग है, यानी 9 मंजिला इमारत है। और उसको विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु ध्वज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर भगवान विष्णु की जो स्कल्पचर्स है उसको उकेरा गया है। क्योंकि महाराणा कुंभा वैष्णवाइट थे, यानी वैष्णव धर्म जो है, वैष्णव संप्रदाय जो है उससे आते थे, इसलिए उसका नाम विष्णु ध्वज कहा गया। इसका निर्माण जो है जैतान ने करवाया था। हम ये पढ़ते हैं कि ये जो महाराणा कुंभा है, इनके साथ में यानी 2 रूप में हम इनको पढ़ते हैं। लोग अक्सर क्या करते हैं कि एक ही रूप में उनको पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, यानी उनके जो वॉर अचीवमेंट्स है, लोग उनके कल्चरल अचीवमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एक वॉरियर होने के साथ साथ वो संस्कृति के संरक्षण भी थे। ये हमने पढ़ा था राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, जिनके अंदर महाराणा कुंभा को हमने समझा। अब हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के बारे में कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाता है और उसकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से उसका रेलेवेंस होता है उस तरीके से। जैसे रिसेंट अभी न्यूज़ में हम पढ़ते हैं पालामू टाइगर रिजर्व जो झारखंड के अंदर है, उसके अंदर एक विलेज है जयगीर, वो अभी न्यूज़ में है, जिसको रिलोकेट किया गया है नेशनल पार्क से। अब ये समझ नहीं आता कि रिलोकेट कैसे किया गया। तो आइए हम समझते हैं कि नेशनल पार्क होता क्या है। नेशनल पार्क एक्चुअली ऐसा होता है कि 3 भागों में, 3 हिस्सों में उसको डिवाइड किया जाता है। जो इंटरनल एरिया होता है उसे हम कहते हैं कोर एरिया, यानी जो अंदरूनी हिस्सा होता है जहाँ पे हम आया आप इन दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता। दूसरा होता है बफर एरिया। बफर एरिया यानी वहाँ पे जहाँ पे संभावना होती है कि जानवर वहाँ आ सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है आउटस्कर्ट्स, यानी उसका जो आउटर एरिया जहाँ पे हम घूमने जाते हैं। जब भी आप नेशनल पार्क जैसे रणथंभौर हो गया, गिर का पार्क हो गया, गिर नेशनल पार्क हो गया, यहाँ पे आप घूमने जाते हो तो आपको आउटस्कर्ट में घुमाया जाता है, ना कि कोर एरिया में। तो कोर एरिया जो था वहाँ पे एक विलेज था जिसका नाम था जयगीर, जो झारखंड के अंदर है। वो कोर एरिया के अंदर सिचुएटेड था, और कोर एरिया के अंदर होने के कारण वहाँ के लोगों को काफ़ी खतरा था, क्योंकि नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था और कोर एरिया में रहने की किसी को इजाज़त भी नहीं होती है, इसलिए वहाँ से उसको रिलोकेट करना बहुत ज़रूरी था। तो पालामू टाइगर रिजर्व ये भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बन चुका है जिसके अंदर से जयगीर नाम के एक पूरी के पूरे गांव को रिलोकेट किया गया है, जिसका नाम क्या है, झारखंड। करंट अफेयर्स का ये मुद्दा था। तो इसी के साथ में हमने आज समझा कि राजस्थान हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के बारे में हमने समझा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।